हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइट जीएस क्लासेस। आज हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। जब भारत आज़ाद हो रहा था तो संविधान सभा के सदस्यों के मध्य मतभेद की स्थिति थी। मतभेद क्या था कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए ताकि उसको स्थायित्व मिल सके। तो कुछ लोगों का कहना था कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली लागू की जानी चाहिए और कुछ लोगों का कहना था कि संसदीय व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। अध्यक्षीय शासन प्रणाली लागू करने वालों का कहना था कि इससे ही हमें हमारी राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व मिलेगा। वहीं संसदीय व्यवस्था के लोगों ने निम्नलिखित तर्क दिए। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से पराधीन रहा है और ये पराधीनता के कारण ही वह राजनीतिक रूप से अनुभवहीन है और यही राजनीतिक अनुभवहीनता के कारण अध्यक्षीय शासन प्रणाली लागू नहीं की जानी चाहिए। दूसरा तर्क उन्होंने ये दिया कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है और ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है और जो कि वही संसदीय व्यवस्था उसने भारत में भी लागू की थी, तो इस व्यवस्था से भारतीय जनता परिचित है, इसलिए ये संसदीय व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। तीसरा कि भारत आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद इस स्थिति में नहीं है कि उसे किसी और शासन प्रणाली को लागू करना चाहिए। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था के लिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। अब जब हम बात करते हैं संसदीय व्यवस्था की विशेषताओं की, तो हमें निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं कि इसमें दो कार्यपालिकाएं। पहला है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका से तात्पर्य है राष्ट्रपति से। भारत के सभी कार्यपालिकी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन सत्ता का वास्तविक बिंदु राष्ट्रपति नहीं है। और वास्तविक कार्यपालिका से तात्पर्य है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद, जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्रित है। और यही वास्तविक कार्यपालिका लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। हमारी संसद जो है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, जब हम संसदीय व्यवस्था और संविधान इन दोनों की सर्वोच्चता के बारे में बात करते हैं ना, तो कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होगा कि ये सर्वोच्चता की स्थिति उत्पन्न कैसे हुई। कि 42वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है, न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति को न्यायपालिका से वापस ले लिया गया। इस प्रकार संसद सर्वोच्च हो गया। दूसरा, फिर से 43वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, अब 43वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें पुनः न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति वापस कर दी गई। बाद में न्यायपालिका के द्वारा इसे संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया गया और इस प्रकार पुनः संविधान की सर्वोच्चता स्थापित हो गई।
अब हम बात करते हैं जिस संसदीय व्यवस्था को हमने अपनाया है वहाँ उस संसदीय व्यवस्था की स्थिति क्या है, अर्थात ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था की स्थिति क्या है। वहाँ संविधान लिखित नहीं है, अर्थात वहाँ संसद में संविधान में कोई भी बात लिखित नहीं है, अर्थात संसद जो कानून बनाएगी वही सर्वोच्च है। वहाँ संघीय व्यवस्था नहीं है, वहाँ सत्ता का केंद्र बिंदु केवल केंद्र में बैठी हुई सरकार है। तीसरा है न्यायिक पूर्वावलोकन। न्यायिक पूर्वावलोकन से यहाँ पर तात्पर्य है कि वहाँ न्यायपालिका को किसी प्रकार की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति नहीं दी गई है, संसद जो कानून बनाएगी वही सर्वोपरि है। इन तीनों बातों से ये सिद्ध होता है कि वहाँ संसद सर्वोच्च है। वहीं जब हम संसद की संप्रभुता के बारे में बात करते हैं भारत में, तो इसे निम्नलिखित सीमित करने वाले तत्व हैं। पहला है लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है वो लिखित है, इसमें सभी बातें सभी तथ्य लिखित रूप में है। संसद को इन्हीं लिखित बातों को, इन्हीं लिखित तथ्यों को लागू करवाना है। इसके अलावा संसद के कोई कार्य नहीं है। संविधान में संशोधन करने के लिए भी उसे आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये जो संविधान में जो दिया गया तथ्य हैं, जो बातें हैं, वही मूलभूत कानून है और उन्हें ही संसद को लागू करवाना है। इस प्रकार संसद की संप्रभुता यहाँ पे सीमित हो जाती है। दूसरा बात करते हैं हम संघीय व्यवस्था की। भारत में हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया है, अर्थात केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। केंद्र अपने विषय के अनुसार शक्तियाँ बनाती है, राज्य अपनी शक्तियों के अनुसार कानून बनाता है। तो इस प्रकार संसद की सर्वोच्चता कहाँ पे स्थापित होती है, क्योंकि राज्य तो अपने स्तर पर अपने दृष्टिकोण के अनुसार अपने हिसाब से कानून बना रहे हैं। इस प्रकार यह संघीय व्यवस्था भी संसद की संप्रभुता को सीमित करती है। तीसरा ये कि न्यायिक पूर्वावलोकन। भारत की न्यायपालिका के पास न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति है, जैसा कि हमने पीछे देखा 43वां संविधान संशोधन। इसके तहत न्यायपालिका को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति पुनः दे दी गई थी। इस प्रकार वह संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का निरीक्षण कर सकती है, उसे संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो इस प्रकार संसद कानून तो बना सकती है, लेकिन उसे न्यायपालिका के द्वारा रद्द भी किया जा सकता है। इस प्रकार संसद की संप्रभुता इन तीनों बातों से सीमित हो जाती है।